फिक्र होनी चाहिए और महंगाई में इजाफा भी हुआ है। FBR के जो अहदाफ हैं रेवेन्यू के वो पूरे नहीं किए जा सक रहे। फिक्र की बात होनी चाहिए। हो सकता है कि 7-8% की कमी हो जाए। जो पीपल्स पार्टी के 5 साल थे उसके अंदर क्या हुआ? औसतन जो FBR के अहदाफ थे और जो हकीकत में महसूलात आए उसके अंदर सालाना 8% की कमी थी। बिलावल साहब, आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक सूरमा भेजते गए, एक नाकाम होता रहा, एक घर जाता रहा। तो अगर हम नाअहल हैं, अगर हम नाकाम हैं, तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? मुल्क चलाने के लिए इस वक्त हमारे पास पैसा कम है, लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों के अंदर तब्दीली नजर आनी शुरू हो जाएगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की एकोनॉमिक सिचुएशन की और उस हवाले से जो बहुत डेवलपमेंट्स आजकल हो रही हैं। सारा फोकस ही लगता है कि तकरीबन मुल्क की एकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर है। आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। जो फ़ैसला उन्होंने किया था कि जो सेल फ़ोन के कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये फ़ैसला आज उन्होंने वापस ले लिया। और ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हुकूमत और जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो ये कह रही थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया था कि ये टैक्स जो है विदड्रॉ किया जाए, तो हुकूमत को 80 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा था। इसी हवाले से असद उमर साहब ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की। ये उनकी पहली तकरीर थी जब से वो कैबिनेट से अलग हुए हैं, और उसके अंदर वैसे उन्होंने तो PPP को जवाब दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गुज़िश्ता दिनों की तकरीर थी, मगर साथ में उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि जो 2 बड़ी नाकामियाँ शायद उनकी इकनॉमिक टीम की रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की रही हैं, वो एक महंगाई के हवाले से है और दूसरा जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल रहा है। यही बात कुछ इसी अपने तरीक़े में इमरान खान साहब ने भी आज अपनी एक स्पीच के अंदर दोहराई, जब उन्होंने कहा कि पैसे की कमी है, मगर उन्होंने साथ में ये वादा भी किया कि ये सिचुएशन जो है आने वाले सालों में इम्प्रूव होगी। मगर हुकूमत के ऊपर अगर इकोनॉमिक हैंडलिंग के ऊपर बहुत तनकीद होती रही है पिछले दिनों में, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो इशू था वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल का ही था। बहुत इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इस हवाले से तनकीद की है कि अगर हुकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से कोई बहुत मेजर मेजर्स नहीं लिए, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आने वाले महीनों में। और इसी हवाले से एक डिबेट भी चल रही है जो असद उमर साहब ने एमनीस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जिसके ऊपर हफीज़ शेख साहब काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस एमनीस्टी स्कीम के अंदर रेट्स कम रखने चाहिए और फोकस रखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पे, और एम इसके लिए नहीं करना चाहिए कि इससे बहुत सा रेवेन्यू इकट्ठा हो। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब जो माहिर मुआशियात हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब जो इकनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है और इसके बाद एक दफ़े फिर टैक्स कलेक्शन जो है फ़ोन कार्ड्स के ज़रिए वो हुकूमत करना शुरू कर देगी, इससे जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल थी हुकूमत की और FPR की, उसमें आपके ख्याल में कितना असर पड़ेगा? देखें, ये जो है 90 से 100 अरब रुपए का जो हुकूमत को फोन कार्ड की मद में जो टैक्सेस नहीं मिले उसमें शॉर्टफॉल हुआ है, और ये 100 अरब रुपए अगर हम वसूल कर चुके होते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता 200 से 225 अरब रुपए पहले 9 माह में। और उस 9 माह में जो बाकी जो हमारा शॉर्टफॉल है उसमें जो सबसे बुनियादी वजह ये थी कि हमने इम्पोर्ट बिल को जो है 5.5 अरब डॉलर से कम करके 4 अरब डॉलर पे ले आए हैं पिछले 3 से 4 माह में, और 40% जो है हमारी इम्पोर्ट जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें जो है इम्पोर्ट से टैक्सेस वसूल होते हैं। फिर उसके अलावा जो एक और बुनियादी वजह ये थी कि आपने देखा होगा कि तरक्याती अखराजात की हुकूमत ने बहुत कम कर दिए इस साल। लगभग 30 से 50 अरब रुपए का जो है तरक्याती अखराजात कम करने से गवर्नमेंट को टैक्स कम मिल रहा है, क्योंकि जो भी तरक्याती अखराजात होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो है 7.5 से 10% टैक्स देती है। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, ये हम इस पे किसी ने बात नहीं की, वो FATF, जो हम जब से FATF में आए हैं गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी में सख्ती की है।
जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ियों की दरामदाद जो हम यूज गाड़ियां मंगाते थे वो हमारी जो है गिफ्ट और बैगेज स्कीम में जो आती थी, गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सख्ती की। गवर्नमेंट को लगभग पिछले साल 100 अरब रुपए उसमें से टैक्स मिला था, 4 माह से वो सिफर हो गई है। तो और फिर एयरपोर्ट पे भी और काफी जगहों पे जो है सख्ती होना शुरू हो गई। तो ओवरऑल मईशत को स्लो करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। अगर मईशत को स्लो नहीं करते तो हमारा जो ओवरऑल जो मुल्क का खजाना है वो इस काबिल नहीं था कि हम अपनी दरामदाद को सपोर्ट कर सकते। तो गवर्नमेंट के लिए एक तरफ ये था कि मतलब वो परहेज भी करे, और परहेज करने से जो इंसान पतला हो जाता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स की शक्ल में जो है नुकसान आता है। जी हसन साहब, काफ़ी इश्यूज तो लिस्ट कर ही दिए मुजम्मिल साहब ने, बट कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी ख्याल है कि जो ऑयल और गैस के ऊपर इन्होंने टैक्सेस कम किए पीटीआई ने, उससे भी बहुत रेवेन्यू शॉर्टफॉल में फ़र्क पड़ा। एंड ऑब्वियसली इनकम टैक्स के ऊपर रिडक्शंस तो पिछली हुकूमत भी कर पाई थी। सो डू यू थिंक कि इन दो मेजर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं इन एडिशन टू व्हाट मुजम्मिल साहब हैज सेड? तो आरिफा ये देखिए कि इस सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। मेरा ख्याल है मुजम्मिल साहब जिन 3-4 चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें पीएसडीपी और जो इंपोर्ट कट्स थे उनका सबसे बड़ा रोल था, और टेलकोस का भी रोल था। ये आपका बल्क है, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी ऑफ कोर्स हैं। अब उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपके पास कोई प्लान हो, क्योंकि ये कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नहीं थे। जब आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, आपने रुपया डीवैल्यू किया, इंपोर्ट महंगी की है, तो ये तो एंटिसिपेटेड था कि ये होगा। तो आपको या तो रेवेन्यू साइड के ऊपर कोई ना कोई आपका कॉम्पनसेटिंग मेजर हो, तो वो हमें नज़र नहीं आया, और इसीलिए आपने देखा कि इतना स्वेल कर गया। तो अभी तो ये शुक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वरना 300-325 अरब ये था, और जब वो 9 माह का है, अब तो लोग 400 अरब की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जब पूरा साल हो जाएगा तो ये 400 से 450 अरब के बीच में जा सकता था, जो कि अब इस फैसले के बाद थोड़ा सा बेहतर होगा। मुजम्मिल साहब, ये जो अभी हसन साहब ने बात की, कुछ अगले दिन हमायूं अख्तर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो भी एक टॉक शो में यही कह रहे थे। इनडायरेक्टली उन्होंने ज़रा थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीनों में कोई मेजर रेवेन्यू मेजर नहीं लिया उनकी अपनी हुकूमत ने। तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या थी? आई मीन बहुत सी तनकीद हो रही है, उसमें से एक यही है कि होमवर्क नहीं किया। जो हुकूमत थी उसका सारा फोकस जो था वो लॉन्ग टर्म मेजर्स पे था कि बिजनेस को इंसेंटिव्स दे, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव दे। सो डू यू थिंक कि दे जस्ट काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक ऑफ द शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या मसाइल हैं, या उन्होंने सचमुच होमवर्क ही किया नहीं हुआ था एंड दे जस्ट weren't prepared for it and they didn't realize कि ये हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारा टारगेट से शॉर्टफॉल है। अगर एक्चुअल में देखें तो पिछले साल जितना टैक्स कलेक्ट हुआ था उसके आसपास ही है। दूसरी बात ये कि नया टैक्स लगाने की जगह किधर थी। आप ये देखें कि जब पिछली गवर्नमेंट गई तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी कर दी, उन्होंने ओवरऑल टैक्स रेट कम कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर का 1-2% से, सुपर टैक्स को उन्होंने कम कर दिया था। फिर जो सबसे बड़ा जो उनको एक और चीज जो हमने डिस्कस नहीं की, जो सैलरी की मद में टैक्स मिलता था उसको तो वो 24 लाख तक फ्री कर दिया था उन्होंने, और फिर इन्होंने आके थोड़ा सा उसको रिवर्स किया। तो और नया टैक्स लगाने की जगह सिर्फ एक ही जगह बनती थी कि या तो आप नए टैक्स पेयर को सिस्टम में ले आए। अब नए टैक्स पेयर को सिस्टम में आप जो है ला नहीं सकते। कोशिश इन्होंने की थ्रू FBR और बेनामी लॉ लेकर आए कि लोग जो है उस नेट में आ जाएं। उल्टा उसका मसला क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आना शुरू हो गया। अब जो प्लान की बात यह है कि मैं अब अच्छी चीज ये हो गई कि पहले 13-13.5 लाख जो थे टैक्स फाइलर थे, अब जो है लास्ट रिपोर्टेड जो 30 मार्च का है उसमें 18 लाख हो गए हैं। और होपफुली अगर ये एमनेस्टी स्कीम आती है और ये बेनामी लॉ की तलवार लटकती है और FATF की चीजें होती हैं, तो हमारे टैक्स पेयर जब तक नहीं बढ़ेंगे तो हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, ऑलरेडी आप 30% कॉर्पोरेट टैक्स ले रहे हैं, ऑलरेडी जो है सैलरीज पे आप 25% हाईएस्ट टैक्स स्लैब दे रहे हैं, तो इन लोगों से तो आप मजीद टैक्स नहीं दे सकते। आपको नया टैक्स पेयर लाना है जो टैक्स चोरी कर रहा है, जिसपे असद उमर ने काफी सख्ती भी करने की कोशिश की, और शायद मैं समझता हूं कि उनको अपनी नौकरी से हाथ भी इसलिए धोना पड़ा क्योंकि काफी जो मुराद याफ्ता और जो आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी बात की कि उन लोगों से कोशिश की कि हम टैक्स बढ़ा सकें या टैक्स पेयर का पैसा उन पर सर्फ ना करें, उन्होंने जो है लोगों के साथ मिलकर जो है इतनी बदनामी फैलाई और इनको बाहर किया। और रहा सवाल ये कि असद उमर साहब की परफॉर्मेंस का, तो आप पिछले 20 साल का जो है ना हर साल का टैक्स का हदफ और एक्चुअल क्या आया है, वो हमेशा 7-8% हमेशा नीचे टारगेट रिवाइज हुआ है।
इस दफा हमने देखा कि इस चीज को ज्यादा जो है वो बना दिया गया, इशू बना दिया गया। और बात ये थी कि देखें, एक्चुअली तो इन्होंने सितंबर से, अगर असद उमर के पास पीरियड काउंट करें तो 1 सितंबर से 30 मार्च, यानी वो 6 महीने रहे हैं। और 6 महीने में तो आपने 13 IMF प्रोग्राम लिए, वो इस मुल्क की मईशत को सही नहीं कर सके, आपकी ब्लैक इकोनॉमी को वाइट नहीं कर सके। तो हम 6 महीने में कौन सा जादू का चिराग असद उमर लेकर आया था जिससे वो टैक्स पेयर बढ़ा देता या एडिशनल टैक्स देता? उन्होंने तो कोशिश यही की कि आगे आने वाले दिनों में मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, दरामदार पे इन्हसार कम हो, रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ा दी, बहुत कुछ किया। लेकिन अब उसके असरात आने का टाइम था तो हमने उनको जो है हटा दिया। और मेरा अपना ख्याल ये कि जो उनकी पॉलिसी के फायदे हैं, ये क्रेडिट जो है वो हफीज शेख को मुफ्त का मिल जाए। जी मुजम्मिल साहब, नाजरीन यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हसन खावर साहब से और मुजम्मिल असलम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें मुजम्मिल असलम साहब से और हसन खावर साहब से, जो फिस्कल डेफिसिट है इस वक्त हमारा, या रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, और एमनीस्टी स्कीम जिसके ऊपर हफीज़ शेख साहब काम करें। जी हसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मुजम्मिल साहब ने जिक्र किया था कि कैसे असद उमर साहब एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके ख्याल में अब और टैक्सेस की गुंजाइश नहीं थी सिस्टम के अंदर, और सिर्फ ये एक ही तरीका था कि नए टैक्स पेयर्स को सिस्टम में लाया जाए। और वो कदम असद उमर साहब ने लिए, और उसका नुकसान ये हुआ कि असद उमर साहब की खुद कैबिनेट पोजीशन चली गई मुजम्मिल साहब के ख्याल में। तो डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ वैलिड, क्या कहते हैं उसको, असेसमेंट ऑफ असद उमर साहब एफर्ट्स विद द रेवेन्यू? सो आरिफा, जो असद साहब की डायरेक्शन थी, मेरा नहीं ख्याल पे कि उस पर किसी को डिसएग्रीमेंट है। ये कोर्स करेक्शन मेजर्स चाहिए थे, हार्ड डिसीजंस चाहिए थे। जो मुजम्मिल साहब ने बात की कि फिस्कल डेफिसिट का इशू पहले भी रहा, तो इस दफ़ा इतनी क्या बड़ी बात हो गई? एक तो देखें ये है कि एक ऐसे टाइम पे आया जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था, IMF के पास जाने की बात हो रही थी। पिछली दफ़ा जब भी ये बात हुई तो पिछली गवर्नमेंट्स बड़ी क्लियर थी कि हम आए और हम IMF के पास गए, वो सोल्यूशन नहीं था लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, तो वो बड़े क्लियर थे। अगर आपने शॉर्ट टर्म के अंदर कॉस्ट था और सर्टेनिटी थी। हाँ। अगर आपने कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना है कि या तो हमने IMF के पास नहीं जाना या हमने IMF की कंडीशंस को ज़रा नेगोशिएट करना है, देन यू बेटर हैव अ गुड प्लान। तो एक तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात देखें कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इकोनॉमी में गुंजाइश बड़ी कम है फिस्कल साइड पे। देखिए, रुपए को डीवैल्यू करना, एक दिन आपका डिसीजन आप लें, उसका कॉन्सिक्वेंस जो भी हो, आप गवर्नर स्टेट बैंक को कहें कि भाई आपने इसको नीचे ले आना है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इट्स अ डिसीजन, इट्स अ नोटिफिकेशन। ऑन फिस्कल साइड आप एक दिन उठ के नोटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कल 400 अरब का खसारा पूरा हो जाए। दिस इज़ वेयर यू शो योर परफॉर्मेंस एंड यू नीड टू हैव अ गुड प्लान। अब प्लान क्या होगा? आपने कहा कि प्लान एक तो ये हो सकता है कि आप या तो नया टैक्स लगाएं, या आप इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं, या आप रिफॉर्म की बात करें। रिफॉर्म ट्रेडिशनली आरिफा एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और ये हार्ड होता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर तो कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि आप अपनी वर्कफोर्स को डीमोटिवेट करते हैं। उस वक्त तो ज़रूरत यह है कि आप बिल्कुल उनको इन्फोर्समेंट की तरफ लगाएं और रिकवरियाँ बढ़ाएँ। तो मेरे ख्याल में असद साहब के, अगर आप कहें कि दो जो गलतियाँ थी, वेदर दे वर इनफ टू टेक हिम ऑफ द कैबिनेट और नॉट, आई डोंट नो, वो एक दूसरी बात है। एक ये था कि क्लैरिटी ऑन IMF प्रोग्राम कि हमने कब जाना या नहीं जाना, और दूसरी बात यह है कि फिस्कल साइड पे नॉट इनफ एफर्ट। आई थिंक दीज आर द टू कार्डिनल सिंस। इसी हवाले से मुजम्मिल साहब, जो एक और इशू आजकल बहुत डिबेट हो रहा है वो एमनीस्टी स्कीम का है। जब से हफीज़ शेख साहब आए हैं तो एक जो ख़बरों के अंदर हमें पता चल रहा है कि हुकूमत के अंदर भी डिबेट चल रही है कि जी रेट्स कम रखें। हफीज़ शेख साहब भी शायद इसी फेवर में हैं कि इस एमनीस्टी स्कीम में हम रेट्स कम रखें और फोकस ये करें डॉक्यूमेंटेशन पे, और लगता है कि बिज़नेस कम्युनिटी भी ये चाहती है। और असद उमर साहब ने शायद जो रेट्स इंट्रोड्यूस किए थे या प्रपोज किए थे वो तक हाई थे कंपेयर टू व्हाट हफीज़ शेख हैज़ इन माइंड। सो डू यू थिंक कि ये जो नया प्रपोजल है इससे एमनीस्टी स्कीम जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेगी? देखें, बात यह है कि एमनेस्टी स्कीम वो जो है एक मजाक बन चुका हुआ है इस मुल्क में। एक उसको जब वो आती है तो लोग हंस के बोलते हैं कि कौन सी आज तक एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है। तो हमने हमेशा हिस्टोरिकली एमनेस्टी स्कीम भी दी, उसको रेट भी सस्ता किया। पिछले साल की एग्ज़ाम्पल भी देख लें। हालांकि ऑल्दो मैं पिछले साल वाली एमनेस्टी स्कीम को पूरा फेलियर नहीं कहूँगा, FBR ने अच्छे खासे
पैसे मैनेज कर लिए थे, काफ़ी ठीक ठाक रेवेन्यू उससे आया जी। लेकिन वो जो 100 बिलियन के बाद जो डिक्लेरेशन हुई उनसे अब टैक्स लेना था, वो FBR वहाँ फेल हो गया। एक दफ़ा लोगों ने वाइट किया और फिर गायब हो गए। अब बात ये कि एमनेस्टी स्कीम को आप हफीज़ शेख साहब ने जब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको याद होगा कि नहीं, कि इन्होंने 2 एमनेस्टी स्कीम्स दी थी 2010 से 2012 के दरमियान। एक इन्होंने दी थी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए, वो भी इनका मोटिव यही था कि 50-40 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल था, तो टैक्स इन्होंने वसूल कर लिया था वहाँ से। और फिर एक इन्होंने दी थी स्टॉक मार्केट की स्कीम। स्टॉक मार्केट में आप कहीं से भी पैसा ले आए, स्टॉक मार्केट में 180 दिन रखें और आपका पैसा वो वाइट हो जाएगा। तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा आया, लोगों ने वाइट किया और फिर वो पैसा आगे पीछे मुल्क से बाहर भी लोग ले गए ऑफिशियली ये वो। अब ये जो एमनेस्टी स्कीम है, मैं इसमें रेट चलें जो भी करना है उससे, एक मेरे जैसा टैक्स पेयर जो है दिल बर्दाश्ता ज़रूर होगा कि मैं 24-25% टैक्स देता था, आज सामने वाले को आपने 3 से 5% के दरमियान टैक्स में आपने माफ़ कर दिया। चले मेरी तो आपकी, हम तो वैसे ही निगलेक्टेड लोग हैं, हमारी कौन सोच, हमारी किसको परवाह। लेकिन अगर इस एमनेस्टी स्कीम से के बाद लोगों को टैक्स नेट पे ना ला सके और जो उन्होंने डिक्लेरेशन की है उसकी इन्फोर्समेंट टैक्स रिटर्न में नज़र नहीं आए, तो फिर बेहतर है कि ये ना करें, इसको बेहतर है ही करें। हसन साहब, मुजम्मिल साहब ने आई थिंक काफ़ी एक उसको कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन तो कर दिया है। मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछूंगी बिकॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। डू यू थिंक दैट जो IMF के साथ नेगोशिएशंस इस वक्त चल रही हैं और FATF के साथ चल रही हैं, हमारे पास विंडो कितनी है टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड गेट इट डन बिफोर वी टर्न टू IMF, क्योंकि IMF अमूमन ऐसी स्कीम्स को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, मेरा ख्याल में टाइम तकरीबन IMF के लिहाज से 30 जून तक है। अगले फाइनेंशियल ईयर में जाना पड़ेगा IMF के पास और FATF के पास तो अगले महीने जाना है। वहाँ क्या रिएक्शन हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1-1.5-2 महीने की बात है। मैं इनकी बात से, मुजम्मिल साहब की बात से एग्री करता हूँ। एज अ टैक्स पेयर आप मुझे डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। मैं 20-25-30% में टैक्स देता रहा, आपने कहा भाई आप 10-15% में दे दें, तो इसकी कॉस्ट है। अगर तो आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, स्ट्रक्चरल फ़ायदा है, तो आप ये लेके आएँ। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ना लेके आएँ। एक बात मैं आरिफ आपको और कहूँ कि रेट्स बिल्कुल फ़र्क डालेंगे, लेकिन रेट्स के साथ आपको यानी कैरेट के साथ स्टिक चाहिए। गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि उसकी इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी क्या है। अभी तक लोगों का नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा सख्ती कर सकती है, इसलिए लोगों के पास इंसेंटिव है एक और स्कीम के लिए वेट करने का। और दूसरा क्वेश्चन लेजिटिमेसी का है। अगर आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये स्कीम लानी है और ये बात चल रही है कि सेनेट के अंदर आप इसको डिसलॉज कर दें, तो लोग घबराएंगे ऐसी स्कीम को अवेल करते हुए जब तक कि उनको क्लियर नहीं होगा कि इसके पीछे इट इज़ फुली बैक्ड। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इतना कम वक्त है कि उसके अब लेजिस्लेशन के तो प्रोसेस का शायद वक्त ही ना हो हुकूमत के साथ। नाजरीन, इस सेगमेंट के लिए बस इतना ही। हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो नए सूबे बनाने के लिए बिल असेंबली के अंदर पेश कर दिया है। स्टे विद अस। हमारी पार्टी का और हुकूमत का ये वादा है जनूबी पंजाब की आवाम से कि हमने अलग सूबा बनाना है, और उसके लिए हम इंशाल्लाह पहले मरहले में जुलाई के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में ला रहे हैं। बावलपुर का सेक्रेटेरिएट बना दो, एक जनूबी पंजाब का बना दो। हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपने हमें जबरदस्ती रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर नए सूबों के क़याम के लिए जो है गौर होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर जो है वो जाके सेर हासिल जो है वो बात होनी चाहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो बिल पेश किया है असेंबली के अंदर कि पंजाब के अंदर और सूबे बनने चाहिए, मगर उन्होंने जो बिल पेश किया है वो सिर्फ साउथ पंजाब का अलग सूबा बनाने का नहीं है। उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि भावलपुर का भी अलग से सूबा हो। और ये मूव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस वक्त की जब वो अपोजिशन में बैठे हैं 5 साल, जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने ऐसा कोई मूव नहीं किया। और अब उनके इस मूव की वजह से, जो कि एक सियासी मूव लग रहा है, हुकूमत के बेंचेस के अंदर लग रहा है कि दरार आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला है, जो हुकूमती वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब जो भावलपुर से हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ किया है और वो कहते हैं कि वो सिर्फ जनूबी पंजाब का सूबा नहीं एक्सेप्ट
करेंगे, वो भावलपुर का अलग सूबा चाहते हैं। अब इसकी वजह से हुकूमत के लिए मसला खड़ा हो गया, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा। उनको बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ने ज्वाइन भी किया था इलेक्शन से पहले इसी डिमांड के ऊपर। और जो तीसरा इसके साथ इशू है वो ये है कि अलग सूबा चाहे एक बने चाहे दूसरा बने, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती हैं। आइन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 51, 154 और 175 के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता था कि उनके पास ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक जितने भी चेंजेस अनाउंस किए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे। उन्होंने कहा था कि वो मुल्तान के अंदर एक सेक्रेटेरिएट कायम कर देंगे और वहाँ चीफ सेक्रेटरी अलग कर देंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये पॉसिबल होगा। मगर ये जो बिल अब पेश हुआ है, इसके बाद सियासत क्या होगी इसके ऊपर, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक और पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बन सकती है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी अहमद साहब, तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बिल मूव किया है, आपके ख्याल में क्या वो सचमुच संजीदा थे इसके ऊपर, या ये सिर्फ एक ऐसी मूव है टू एम्बैरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं या जो लीडरशिप है वो डिवाइड हो जाएगी? देखिए, ये जो मूव है ये तो है तो संजीदा, इसलिए मैं इसे संजीदा कह रहा हूँ कि बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट करके पेश की गई है, जो पहली दफ़ा हुआ है। अगरचे इस बारे में सूबाई असम्बली पंजाब में तो रेजोल्यूशन पास हो चुकी है 2012 में, लेकिन कौमी असम्बली में या सेनेट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस बारे में PMLN ने पहले नहीं पेश की थी। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी वेल ड्राफ्टेड है, राना सलाहुल्लाह साहब ने ये पेश की है, तो ये इस लिहाज से सीरियस है। लेकिन इस लिहाज से सीरियस नहीं है कि वो वाकई इस प्रोविंस बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने जैसे भी कहा कि 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी आपको कौमी असम्बली में चाहिए, और फिर ये कहा जा सकता है कि वो पुरानी रेजोल्यूशन जो थी। सर, क्या जो सूबाई असेंबली है उधर से भी कोई अब 2/3 मेजॉरिटी के साथ चीज़ पास होनी है, या सारा जो लेजिस्लेटिव काम है वो नेशनल असेंबली और सेनेट में ही होगा? नहीं, प्रोविंशियल असम्बली की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है बिफोर दे सेंड दिस बिल। अगर ये पास हो जाए सेनेट से और कौमी असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी के बाद, तो सदर ममलकत को अपनी तौसीक करने से पहले ये लाजमी है कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी भी इसकी तौसीक करे। तो इसका मतलब है सूबाई असम्बली। अब ये बात थोड़ी सी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है कि 2012 में जो सूबाई असम्बली की करारदादें 2 पास हुई थी तकरीबन 7 साल पहले, वो इन 2 सूबों के बारे में एक मुतफ़िका करारदादें थी। तो क्या वो अभी भी वैलिड हैं या वो दोबारा से ये करारदाद पास करनी पड़ेगी? इस पे 2 मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन सूबाई असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना लाजमी होगा। सही सही। लेकिन तो आपकी बात का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये है बड़ा एक इस लिहाज से सियासी मूव ज़्यादा है और एक हकीकी मूव कम है, क्योंकि इसके नतीजे में देखिए PTI एम्बैरस होगी क्योंकि उन्होंने कमिट किया हुआ है, और दूसरी तरफ उनके एलाइज के अंदर कोई इत्तफाक राय नहीं है। जैसे अभी आपने सुनवाया, खुद PTI के अपने एक रुकन कौमी असम्बली ने, ये तो एक खैर उनके एलाई थे PMLN के तारिक बशीर चीमा साहब, लेकिन उनके अपने एक MNA जो भावलपुर से फारूक आजम साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और कहा कि हम भावलपुर का अलग सूबा चाहते हैं और सिर्फ जनूबी पंजाब का सूबा नहीं चाहते। तो इस तरह से उन्होंने प्रोवोक किया है कि PTI के अंदर इख्तलाफ राय नुमाया हो। तो ये एक सियासी मूव है, स्मार्ट सियासी मूव है जो PTI को नुकसान पहुंचा सकती है। सर, ये पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाने का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया है, जबकि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नेबर को देखें इंडिया, उन्होंने इसको एक बहुत आसान बना दिया है और वो तो कॉन्स्टेंटली नए सूबे बनाते रहते हैं। ये वजह क्या है? हमारे यहाँ ये इतना पॉलिटिकल इशू क्यों बन गया है? देखिए, ये हकीकत में पॉलिटिकल इशू ही है और इसे पॉलिटिकल ही होना चाहिए। अगरचे और ये हिंदुस्तान में भी पॉलिटिकल इशू होता है,
देखिए वो जो तेलंगाना का सूबा बना है लेटली, हैदराबाद की यानी आंध्र प्रदेश को उन्होंने डिवाइड करके उसमें से निकाला है, वो बड़े अरसा एक यूँ समझिए कि रिश्ता हुआ जख्म था। काफ़ी अरसे तक उसके ऊपर बहस होती रही और बिलाखिर फिर वो नया सूबा बन गया। तो वहाँ भी पॉलिटिकल इशू होता है, लेकिन वो आसान है। वो आसान इसलिए है कि वहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ ये 3 जगह पे 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना होता है, और अगर एक सूबे से ज़्यादा सूबे की बाउंड्रीज मुतासर हो रही हों तो फिर जितने सूबों की बाउंड्रीज मुतासर हो रही हों उन सबको 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको तौसीक करनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान में दस्तूर के अंदर ऐसा नहीं है। शुक्रिया अहमद साहब, आप वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बार और बेंच के ताल्लुकात के, और जो इस वक्त वकला के दरमियान ही खटपट सी चल रही है ऑन द इशू ऑफ जस्टिस फायज़ ईसा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल की, जिसने रद्द कर दिए पंजाब बार काउंसिल की वो रेजोल्यूशन जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपने ओहदे से हटा दिया जाए, उस जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से उन्होंने जजमेंट दी थी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये स्टेप क्यों लिया और इस वक्त क्यों नज़र आ रहा है कि बार काउंसिल्स जो हैं आपस में अग्री नहीं कर रही, इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अमजद शाह साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। वेलकम टू द शो सर। सर, तो ये अब हमें बताएं कि ये क्या माजरा है कि एक बार काउंसिल से एक करारदाद आती है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल उसको रिजेक्ट करती है, व्हाई द डिसएग्रीमेंट? इसके जो बेसिक वजह थी वो इस तरह था कि 13 अप्रैल को हमारा तमाम रिप्रेजेंटेटिव का एक हमारी मीटिंग थी कराची में, जो होस्ट कर रहे थे सिंध बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कराची और डिस्ट्रिक्ट मलीर बार एसोसिएशन। और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन हुआ जिसमें धरना जो केस था, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि हुकूमत ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की उस ऑर्डर के ख़िलाफ़। तो उसके बाद एक एग्जेक्टिव कमेटी है पंजाब बार काउंसिल की, जिन्होंने तो सर कराची में क्या आपने रेजोल्यूशन वहाँ पे रेजोल्यूशन ये पास हुई थी कि जो धरना केस में जो हुकूमत ने ये रिव्यू पिटीशन फाइल की है, इससे डिसएग्री किया था तमाम रिप्रेजेंटेटिव ने। और उसके बाद जिस वक्त जब ये पंजाब बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी, क्योंकि पंजाब बार काउंसिल 75 मेंबर्स पे मुश्तमिल है जी, और एग्जेक्टिव कमेटी के में सिर्फ 6 मेंबर्स होते हैं। सही। तो उस कमेटी ने ये कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब की जो जजमेंट थी धरना केस में, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से हट की थी, और उनको आर्टिकल 2095 ये है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो किसी भी जज के ख़िलाफ़ किसी भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ख़ुद कार्रवाई कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद पे इन्हें निकाल दिया जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ने, जो उनके पास इख्तियार है सुपरवाइजरी, उस बुनियाद पे उन्होंने एग्जेक्टिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल के फैसले को अनड्यू कर दिया, उसको नल एंड वाइड कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने उसने लातहल्लुकी का इजहार किया एग्जेक्टिव कमेटी के उस रेजोल्यूशन जो मुतालबा था, उनका मुतालबा था, उससे लातहल्लुकी का मुतालबा किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जिस वक्त उसे अनडू किया, तो उसके बाद हमारी ये अब लीगली अनडू हो गई है जी, वो लीगली अनडू सही। लेकिन उसके बाद उसको मजीद इंडोर्स करने के लिए जो आल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग थी इसको 22 अप्रैल को, तो वहाँ पे तमाम रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान बार जो भर से वकला के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी पाकिस्तान बार काउंसिल की उस जो अनड्यू करने वाला जो फैसला था उसको इंडोर्स किया।
और सर तो इसमें सवाल यही पैदा होता है कि हमें बार बार ये नज़र आता है इस तरह के वाक़यात जिसमें बार काउंसिल्स जो है शहर की, उनका आपस में डिसएग्रीमेंट या नज़रियाती इख्तलाफ कह लें या कुछ, इज़ दिस रूटीन ये होता रहता है या ये पहली दफ़े? हमारा असल में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सही। हमारे हर जो मेंबर है, अब 1,80,000 हमारे वकला हमारे मेंबर हैं और हर एक जो है वो पूरी तरह पढ़ा लिखा और अपनी सोच रखने वाला है, तो हर आदमी का एक अपना जो है उसका व्यू है। लेकिन जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान बार का वाइस चेयरमैन हूँ, पूरे पाकिस्तान के वकला का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरी ओपिनियन जो होगी वो मेजॉरिटी की ओपिनियन होगी। सही। आप क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप सबको, तो मैं सारों को ऑन बोर्ड लेके तो उनकी मैं जो रिप्रेजेंटेशन करूँगा। और आल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव उसमें तमाम बार काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की और जो जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसमें शामिल हैं। एक कमेटी हमने बनाई है इसी साल, जिसमें अभी 22 से 22 वाला जो मामलात थे वो जो तय हुए हमारे, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ा उनका अच्छा रवैया था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके पे हमारी बात सुनी भी, हमारी बात मानी भी, ये उनकी बड़ाई है। मगर प्रोटेस्ट फिर भी जारी है। नहीं, प्रोटेस्ट तो हमने कॉल ऑफ कर दिया था उनके। इसके बाद हमारा तो जुडिशरी के साथ लड़ाई तो बनती नहीं है, हमारे तो कोई उनके साथ नहीं था। सिर्फ एक असूली इख्तलाफ हमारा वो रोज़ की बात है, होता है और वो ख़त्म भी हो जाता है जब हम आपस में बैठ के उस मसले को हल कर लेते हैं। जी, तो इस जो पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो वो फैसला था वो को कि दूसरे दिन वो 21 को उन्होंने किया, 22 को ख़त्म हो गया, लेकिन 20 को किया और 22 को तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद उसको बड़ी वो मीडिया में भी बड़ा उसको उछाला गया, पता नहीं क्या वजह है। जी सर, जज का मामला था तो उसको क्लैरिफाई आपने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।